हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज के इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स देखेंगे रिलेटेड टू बिजनेस, या अगर हमको कोई न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होंगी उनके बारे में जानेंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको कि हम वन बाय वन देखेंगे। तो आइए हम शुरू करें हमारा वीडियो। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा हो सकता है, कैपिटल जिसको बोलते हैं, या फिर इसके अलावा उसमें और बाकी रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। और बेसिकली जो बिजनेस होता है वो हम एक इनकम जनरेट करने के लिए या प्रॉफिट जनरेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आप उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली लेते हैं या यूज़ करते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस आप खुद अपने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, या आप कोई दूसरे इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं, लाइक बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये आपका हुआ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो भी आप एक्सपेंडिचर्स करते हैं या एक्सपेंसेस करते हैं आपके जो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपका कहलाता है कॉस्ट। फिर आता है रेवेन्यू। तो जो हम इनकम जनरेट करते हैं, जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो हम सेल कर रहे हैं, या फिर हम कुछ सर्विसेज अगर दे रहे हैं, तो उससे जो भी हमारा पैसा जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है, वो कहलाता है रेवेन्यू। नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो जो आपको फाइनेंशियल गेन होगा किससे, जैसे कि जो आपका रेवेन्यू है या जो आपका मनी जनरेट हुआ उसमें आप एक्सपेंसेस या जो आपने कॉस्ट यूज़ किया, उन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट की। तो जो एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर बायर्स सेलर्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं कुछ सर्विसेज या गुड्स की ट्रेडिंग के लिए, उनको मार्केट बोला जाता है। जैसे कि स्मार्टफोन मार्केट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्मार्टफोन मार्केट को ही लें तो उसमें डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, लाइक एप्पल, सैमसंग, वही ये डिफरेंट ब्रांड के फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब इसमें मार्केट शेयर एक टर्म आता है। तो एक कोई भी कंपनी जो है कितना पोर्शन ऑफ टोटल सेल्स को ऑक्यूपाई कर रही है एज कंपेयर टू टोटल सेल्स, वो कहलाता है मार्केट शेयर। तो इसको अगर हम लोग प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो मार्केट शेयर इज इक्वल टू अ कंपनीज सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू और यूनिट्स सोल्ड इन द मार्केट इनटू 100। तो जिसका जितना ज़्यादा मार्केट शेयर होता है उस कंपनी को ज़्यादा बड़ा ब्रांड माना जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एप्पल और सैमसंग जो है इसके फ़ोन्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग क्या होती है। तो जो हम एक्टिविटीज़ या स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए या सर्विसेज के लिए, वो कहलाता है मार्केटिंग। तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को पहले स्टडी किया जाता है और उसके हिसाब से ही हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं या सर्विसेज को जनरेट करते हैं, ताकि हमको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और इसमें ये होता है कि जितनी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को हम लोग इफ़ेक्टिवली प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, वो स्ट्रैटेजी मार्केटिंग की बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसमें बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है स्ट्रैटेजी में, जो कि आउटलाइन करेगा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन टारगेट मार्केट्स, पोजीशनिंग, फिर टैक्टिक्स एंड बजट्स टू अचीव बिजनेस गोल्स। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करने के लिए आपको प्रॉपर स्टडी होना है और उसके बेसिस पे आपको प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड। तो ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जिससे कि हमको ये पता चलता है कि हमको गुड्स और सर्विसेज की क्या प्राइस रखनी है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी होती है उसको कहा जाता है सप्लाई, और जो कंज्यूमर डिमांड का जो डिज़ायर होता है वो कहलाता है डिमांड। जब सप्लाई और डिमांड बराबर होती है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब कि आपको जो कंज्यूमर्स हैं उनको जितनी सामान की ज़रूरत है उतना वहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है। मतलब कोई क्राइसिस नहीं है, ना तो कम है ना ज़्यादा है। तो इसी को अगर हम बोला जाए कि अच्छी तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कितनी सप्लाई होनी चाहिए, क्या डिमांड डायनामिक्स है,
और उसी हिसाब से बिजनेस को जो पॉलिसी मेकर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो अपना डिज़ाइन करते हैं और अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन करते हैं और साथ ही साथ मार्केट इंटरवेंशंस करते हैं। अब बात करते हैं अगर से सप्लाई ज़्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में, तो वैसी कंडीशन में उसको बोला जाता है सरप्लस, है ना। और अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन में तो उसको बोला जाता है शॉर्टेज। अब बात करते हैं सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन क्या होता है? तो ये एक नेटवर्क होता है जिसमें कि इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजीज सब एक इन्वॉल्व होती हैं जिससे कि हम प्रॉपरली गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट कर सकें और साथ ही साथ हम उसको जो फाइनल कंज्यूमर है उसके तक पहुंचा सकें। मतलब क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो चेन होता है वो सप्लाई चेन कहलाती है। तो सप्लाई चेन के अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो उसमें कौन कौन आएगा? सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स हैं जो गुड्स को बनाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स हैं, फिर रिटेलर्स हैं, फिर इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, देन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस एंड सस्टेनेबिलिटी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि इफेक्टिवली वर्क करते हैं, तब सप्लाई चेन जो है वो एक अच्छा चेन होता है और उससे टाइमली गुड्स जो है वो मार्केट तक पहुंच पाते हैं। अब नेक्स्ट टर्म्स की अगर बात करें तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो जो हम जो गुड्स को ओन करते हैं बिजनेस में, जो कि दो कैटेगरी के हो सकते हैं, टैंजिबल या इनटैंजिबल। इनटैंजिबल वो होते हैं जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं होते हैं। पर टैंजिबल वो होते हैं जो फिजिकल गुड्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो एसेट्स दोनों कैटेगरी के एसेट्स होते हैं। जैसे अगर हमारी गुडविल है, कुछ हमारे हमने पेटेंट्स लिए हैं तो हमारा इनटैंजिबल एसेट्स हुए। लेकिन अगर हमने फर्नीचर लिया है, कुछ इक्विपमेंट्स लिए हैं तो हमारे टैंजिबल या फिजिकल एसेट्स होते हैं जो कि हम एक बार परचेज करते हैं और सालों साल काम आते हैं। अब आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब आपकी क्या ऑब्लिगेशंस है या आपकी क्या डेब्ट्स है। कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ उधारियां लेते हैं लोगों से बिजनेस के लिए, तो वो लायबिलिटीज के अंदर आता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है इक्विटी। इक्विटी क्या है? तो जो वैल्यू ऑफ एसेट है जिसमें से अगर हम लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो जो बचता है वो ओनरशिप इंटरेस्ट होता है बिजनेस का, उसको इक्विटी कहा जाता है। अभी हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इतना परसेंट इक्विटी पे हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे, तो ये होगा कि ओनरशिप का उतना परसेंट वो आपसे मांगते हैं आपके बिजनेस में। तो इक्विटी टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है ब्रांड। ब्रांड एक यूनिक आइडेंटिटी या इमेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विस की या कंपनी की। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि उस कंपनी का गुडविल कैसा है, उसको लोग कितना बड़ा ब्रांड मानते हैं। ठीक है। फिर आता है बिजनेस प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन करता है किसी भी बिजनेस के गोल्स को, उसकी स्ट्रैटेजीज को और प्रोजेक्टेड आउटकम्स को। तो इसको कहा जाता है बिजनेस प्लान। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, मैनेजिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। अगर हम ये एसेस करते हैं कि आपके बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स हैं, ये हम पर्सनली भी, पर्सन टू पर्सन भी एनालाइज करते हैं। सिमिलरली ये बिजनेस की भी स्वॉट एनालिसिस होती है और इसके हिसाब से फिर बिजनेस प्लान बनाया जाता है। एक और टर्म आपको समझना है, वह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब हम जो भी हमारे पास पैसा आया, मतलब इनकमिंग कैश और जो आउटफ्लो है, उनको जब हम एक बैलेंस शीट में मेंटेन करते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। So the documents that summarize a company's financial activities and position, including the balance sheet, income statement and cash flow statement, तो वो कहलाते हैं financial statements. ह्यूमन रिसोर्सेज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी का या बिजनेस का। तो ये वो डिपार्टमेंट होता है जो कि मैनेज करता है पर्सनल रिलेटेड मैटर्स।
मतलब कि इसमें आता है कि अगर आपको कुछ पर्सन्स को हायर करना है, उनको रिक्रूट करना है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी होती है, उनकी जैसे अब हम लोग देखते हैं कुछ लीव पॉलिसीज होती है, लीव्स देना होता है, एम्प्लॉय रिलेशंस होते हैं, वो सब ह्यूमन रिसोर्स या एचआर डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज करते हैं। तो ये जो है ये कंपनी को एक स्किल्ड और एंगेज्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर को डेवलप करने में एचआर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक टर्म और है जो हमको समझना है, वो है मर्जर एंड एक्विजिशन। तो अगर हम या दो कंपनीज जो हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसमें ये भी हो सकता है एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करे, या फिर इक्वली वो आपस में मर्ज हो जाए, आपस में मिल जाए, जिससे कि उनका परचेज सेल ये जो है ये बढ़े। ओके, तो उनको कहा जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो फेसबुक है उसने व्हाट्सएप को एक्विजिशन किया था, तो उसमें फिर ये हुआ कि फेसबुक ने फिर उसमें और व्हाट्सएप में न्यू न्यू फीचर्स डेवलप किए, और इस तरीके से उसके बिजनेस को और आगे बढ़ाया। तो बेसिकली जो मर्जर होता है वो उसी लिए होता है कि बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की जो कि ज़रूरी है, वो है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर कोई भी बिजनेस है तो उसको सोसाइटी के बेनिफिट में ही होना चाहिए। उसको ये देखना है बिजनेस को कि वो एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीनों ही इम्पैक्ट किस तरीके से होते हैं। इसकी बेसिस पर ही कंपनी की रेपुटेशन होती है, ब्रांड लॉयल्टी जनरेट होती है, और साथ ही साथ वो और ज़्यादा जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और रिटेंशन होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमको देखना है कि हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि हमको बायोडाइवर्सिटी पोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है, और किसी भी तरीके से क्लाइमेटिक चेंज को हमको एड्रेस करना है कि कोई भी अगर हमारी बिजनेस है या कंपनी है उससे कोई एनवायरनमेंट को नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनीज हैं, बिजनेस हैं, उनको सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, और जो अपनी कंट्री के सोशल इश्यूज होते हैं लाइक पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनइक्वालिटी, उसमें से उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको बेटर करने के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। हमको हर हाल में किसी भी टाइप के करप्शन को, ब्राइबरी को, अनएथिकल बिहेवियर को अवॉइड करना है। तो आपको अपनी कंपनी में एथिकल प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करना है। फिर आता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। जो कंपनी है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स। तो इनको हमको सबकी नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ एक ट्रस्ट को डेवलप करना है। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो आपको इंश्योर करना है अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। साथ ही साथ एम्प्लॉय वेलबींग का हमको ध्यान रखना है, और सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और साथ ही साथ आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने बिजनेस में, और टाइमली आपको रिपोर्टिंग करनी है। सो थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। हमने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखिए, और आपको कुछ और टॉपिक्स अगर चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।